मैं जितना धन्यवाद करूं माननीय प्रधानमंत्री जी का उतना कम है। हमारे बहुत ही ऑनरेबल अमित शाह जी का, मनोहर लाल जी का, सैनी साहब का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। और ऐतिहासिक क्षण है ये, जहां पे लोगों ने लगातार भाजपा को जिताया है। और आज आपने देखा कि उसी तरीके से एक भव्य शपथ समारोह हुआ, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और उनके नेतृत्व में तमाम देश भर का नेतृत्व यहाँ पे इकट्ठा हुआ आशीर्वाद देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, क्या गति और रफ्तार माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में विकास और प्रगति की होने वाली है हरियाणा प्रदेश में। कौन सी आपको देंगे आपकी ये पसंद की बात नहीं है, ये दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी का है और वो ही देंगे। तो कब तक ये जब हमें पता चलेगा आपको बताएंगे। अभी इसके बाद लेकिन कांग्रेस से भी याद रहेगा कि ओपोजिशन को बुलाया भी गया था। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, कुछ बचा हो तो मैं कुछ कहूं, ना नीति ना नेता, कुछ नहीं रहा। और लोगों ने बार बार अपना ये मैंडेट दिया है, कांग्रेस को हटाया है। आप अब बार बार उस पीछे की बातों पे क्या गौर करना। आज लोगों का दिन है, आज एक बहुत महाउत्सव का दिन है, जहां पे हमें आगे को देखना है। कुछ कहने की जरूरत पड़ रही है क्या? बहुत धन्यवाद। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। इन लोगों को गोली कहाँ मैम किसी के जी अभी उपचार नहीं, अभी उपचाराधीन है, घायल है, मौत किसी की नहीं हुई है। के बाद 2 आरोपी उसमें इंजर्ड है और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पुलिस का अधिकारी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो, अब इस तरह की बातें। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रदेश में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को दंगा होने के 48 घंटे बाद बंदूक लेके सड़क पे चलना पड़े, वहां की कानून व्यवस्था आप समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हम बार बार शांति बहाल करने की अपील कर रहे हैं। बहराइच के हालात सामान्य होने चाहिए, सामान्य होने के अलावा वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये सच है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस एक रूट पर व्यवस्था नहीं कर सकी, वो एनकाउंटर करने में सबसे आगे रहती है। चप्पल पहन के करना पड़े फिर भी दौड़ के एनकाउंटर करते हैं। देखिए, महायुति गठबंधन नहीं है, ये महाझूठी गठबंधन है। ये जो सिर्फ झूठ की बुनियाद पे आई है, सिर्फ लूटने को महाराष्ट्र की आई है, सिर्फ आपसी उन्माद जैसे उनको राजनीतिक फायदा हो वो कराने के लिए आई है। और आज ये उनके शब्दों से स्पष्ट हो गया है। आप ये देखिए, उन्हीं के अलायंस में किसी तरीके का तालमेल नहीं है। सिर्फ एक तालमेल है, कैसे मिलकर भ्रष्टाचार करो और सरकार में बने रहो। मैं बार बार कह रही हूं कि महाराष्ट्र में हमने कभी इस तरीके का माहौल नहीं देखा है, जहां पहले आपने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की, फिर वहां से आपको राजनीतिक सक्सेस नहीं मिला तो आपने शुरुआत कर दी ओबीसी समाज बनाम मराठा समाज को। अब आप कर रहे हैं जहां पे धंगर कम्युनिटी और बाकी सारी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमेटी हैं, वो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं देश में। तो ये आपने पूरा महाराष्ट्र में ये माहौल बनाया हुआ है, जहरीला माहौल बनाया हुआ है और वो जहर आपको ही डसने वाला है। ये इनके शब्दों से बहुत ही स्पष्ट होता जा रहा है। एक अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत है। जिस तरीके से लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी, मेरे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जिस तरीके से तीसरी बार हरियाणा में ये जीत हुई है, ये अपने में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, जिसका श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की नीतियों को जाता है, आदरणीय जेपी नड्डा जी की संगठन क्षमता को जाता है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री सैनी जी को जाता है और सबसे बड़ा इसका श्रेय हरियाणा की जनता को जाता है, जिन्होंने रॉन्ग नैरेटिव का साथ नहीं दिया, जिन्होंने विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस के द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का साथ ना देते सही मायनों में उन्होंने एक ऐसी सरकार, एक ऐसे नेतृत्व का साथ देने का फैसला लिया, जिन्होंने पिछले 10 सालों में अपनी नीतियों से हरियाणा को आगे लेकर जाने का काम किया। और ये विश्वास एक सहयोगी साथी होने के नाते एनडीए की तरफ से मैं दिलाता हूं कि अगले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली ये सरकार हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर 100% खरा उतरेगी, ये वादा करता हूं। झारखंड महाराष्ट्र में भी असर पड़ेगा इन चुनाव का? बिल्कुल पड़ेगा, और झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश भर में विश्वास जताए, ये अपने में कोई सामान्य परिस्थिति नहीं है कि तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। इससे पूर्व में 60 के दशक में ही हम लोगों ने देखा था और उस वक्त परिस्थितियां इतनी विपरीत नहीं थी, पर उसके बावजूद एनडीए को इतना बड़ा बहुमत लोकसभा के चुनाव में मिला। ये प्रधानमंत्री जी के प्रति देश की जनता का विश्वास है। उसी विश्वास को हरियाणा में दोहराया गया, जहां पे तमाम राजनीतिक पंडितों के द्वारा एक तरफा ये पहले से ही कह दिया गया था कि शायद कांग्रेस की ही सरकार बनने जा रही है, पर उसके बावजूद एनडीए भाजपा की जिस तरीके से हरियाणा में सरकार बनी, यही परिणाम आप झारखंड में भी देखेंगे। 23 तारीख को शायद झारखंड में रिजल्ट आ रहे हैं, 23 नवंबर को आप वहां पर भी देखेंगे, महाराष्ट्र में भी देखेंगे, उसके बाद दिल्ली, और अगले साल इस समय बिहार में भी चुनाव हो रहे होंगे, उसमें भी एनडीए की जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई संदेह नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। एक तो हम लोगों ने पूरे बिहार के पूरे विधानसभा में सभी सदस्यों ने शराबबंदी के लिए एक मत होकर शराबबंदी लागू करवाया और माननीय नीतीश कुमार जी ने लागू किया। हम बहुत बार कह चुके हैं शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं है। जो बच्चे बच्चियों को शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहिए वो होम डिलीवरी कर रहे हैं। तो ये शराब आ कहां से? शराब माफियाओं से पदाधिकारी मिले हुए हैं। जब तक वो पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद 7-8 दिन पहले बोला है कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, यानी कि 10% शराब लोग पी रहे हैं, मतलब शराब आ रहा है उनके वर्षन से ही आता है, और उस शराब के आड़ में जहरीली शराब भी आ रहा है शराब माफियाओं के द्वारा, और बन भी रहा है। ये जो मौतें हो रही हैं, कौन गुनहगार है? सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जिनके मिली भगत से शराब आता है और शराब जहरीली शराब से लोग पी के मौतें होती है, वो पदाधिकारी दोषी है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर माननीय नीतीश कुमार जी शराबबंदी को पूर्ण रूप में लागू नहीं कर सकते, तो मैं पहले भी कहा हूं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। आप शराब का दुगनी तिगुनी कीमत बढ़ा दीजिए और बिकने दीजिए, ऐसे ही लोग नहीं खरीदेगा, शराब पिएगा नहीं। लेकिन जहरीली शराब आड़ में आके मौतें तो नहीं होगी। और आपने कहा कि मौतें जो होती है उसके आश्रित परिवार को पैसा दिया जाएगा, तो आप सरकार से पैसा क्यों देना चाहते हैं? जिसके क्षेत्र में जो पदाधिकारी है उनके तनख्वाह से काट के उस आश्रित के उसके जो मौत हुई है उसके आश्रितों को पैसा उनके तनख्वाह से दीजिए, तब जाके ये रुकेगा। और अगर नहीं रुकता है तो आप शराबबंदी खत्म करिए, दुगनी तिगुनी कीमतें बेचिए, और शराब जो पैसे हैं राजस्व उसको आप बाढ़ पीड़ितों में दीजिए, गरीबों के उत्थान के लिए दीजिए, शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, गरीबों को बसाने का काम करिए। राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, मौतें भी हो रही है और शराब भी बिक रहा है। ये कैसा सरकार चल रहा है? इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है और आपके माध्यम से आग्रह भी करते हैं, अगर आप पूर्ण रूप में बंदी नहीं कर सकते, चूंकि आपने खुद कहा है कि 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ा है, तो आप शराब का तिगुनी कीमत करके उससे राजस्व ला के गरीबों का आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार स्टेटमेंट भी आया था कि जो पिएगा तो मरेगा। इस तरीके के स्टेटमेंट के बाद लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही है, कंटिन्यू पिछले बार छपरा सिवान में इस तरह की घटना में फिर से हुई। क्या लगता है कि कांग्रेस भी ये चाहती है कि अब शराबबंदी कानून नीतीश कुमार जो है लागू कर खत्म होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए प्रशासन के पदाधिकारी शराब माफियाओं से मिले रहेंगे तो शराब बिकेगा, उसके आड़ में जहरीली शराब बिकेगा, मौतें होंगी। इसलिए हम तो कह रहे कि दुगनी तिगनी कीमत करें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो विधायक है, मैं कह रहा हूं कीमत दुगनी करे, अगर नहीं पूर्ण रूप में रोक सकते क्योंकि पदाधिकारी रुकने नहीं देंगे।
कहा कि सब बच्चे होम डिलीवरी कर रहे हैं, सब जगह मिलो, और सभी मीडिया भाई जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप शराबबंदी खत्म करिए, दुगनी तिगुनी कीमत करिए, उससे राजस्व जो है गरीबों को आगे बढ़ाने का, शिक्षा को आगे बढ़ाने का, उनको मदद करने का, बाढ़ पीड़ितों को मदद करने का काम कीजिए। सरकार विफल दिख रही है शराबबंदी कानून को लेकर के? सरकार विफल नहीं दिख रही है। सरकार के पदाधिकारी जो अधीन है वो काबू में नहीं है सरकार के, उनकी मनमानी चली, तभी तो शराब आ रहा है। माननीय नीतीश कुमार तो चाहते ही शराबबंदी हो। हम लोगों ने पूरे विधानसभा में सभी विधायकों ने, सभी मंत्रियों ने एकजुट होकर कहा था कि शराबबंदी बंद लागू होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। तो आखिर पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं। जब तक माननीय नीतीश कुमार जी पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं होगा। और नहीं होता है तो आप शराबबंदी खत्म करिए, दुगनी तिगनी कीमत पर शराब को बेच के उस पैसे जो पुनः देखो, कृषि मंत्रालय किसानों से बात करके चलेगा भाई, और इसलिए मैंने तय किया कि सप्ताह में एक दिन किसानों के लिए, किसान संगठनों के लिए, ताकि जमीन की सच्चाई और पता चले और हम किसानों को योजनाओं से भी अवगत कराएं और उनके सुझाव भी और दिक्कतें भी है तो उनको भी समझें और समाधान करने का प्रयास करें। एक बार मैं फिर आप सबका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। परिचय के बाद हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। दर्शन सिंह चौधरी हमारे सांसद जी भी हैं और ये किसान नेता मध्य प्रदेश के हैं। किसान संघ में भी आपने काफी काम किया है, तो उनका भी स्वागत है। ठनवा जी, अब आपकी पूरी टीम से आप एक बार परिचय कराइए, फिर हम लोग चर्चा करें। हाँ सर। हाँ खुद लेते हैं, हाँ अपना लेते हैं, आपका करा के। हाँ। मैं एक बार थोड़ा सा मीटिंग का समरी दे देता हूँ, फिर एक अपना नाम, जिला और किस खेती को आप करते हैं वो आप बताइए। कहूँगा गांव किसान के आप राजा हैं इस समय, सेवक नहीं, वो आपका वो आदर्श है कि आप अपने को प्रधान। सर हमें चाहिए धर्म राज्य यानी राम राज्य, जिसकी संस्कृति है कृषि संस्कृति, जिसका दर्शन है ऋषि दर्शन, जिसका राष्ट्रवाद है कृषि राष्ट्रवाद। जब कुछ यहाँ भावुकता की बात पहला मैं ये करूंगा कि जब आप मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो मैंने काफी बार समय डाला आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपने लाडली बहना और ऐसी किसानों के साथ मैंने आपकी आत्मीय तस्वीरें देखी कि आप किसी के भी पास जाके भोजन कर रहे हो जाके, तो ये बड़ा सौभाग्य है कि कृषि मंत्री के रूप में हमें आपके सामने अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है। और ग्राम में तो राम आ ही जाता है, तो हम ये चाहते हैं आपसे। मामला था, कोर्ट ने उस पर काफी कड़ा रुख अख्तियार किया, सेपरेट एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा उपराज्यपाल से। देखिए, जस्टिस ओका की कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल से बहुत तीखे सवाल पूछ रही थी और डीडीए ने एक षड्यंत्र के तहत कोशिश की कि उस कोर्ट से उस मामले को हटाया जाए और वो षड्यंत्र में कामयाब भी हो गए। अब ये मामला दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की बेंच सुन रही है। चंद्रचूड़ साहब ने भी एलजी साहब से बहुत कठिन सवाल पूछे हैं और भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि उपराज्यपाल को कोर्ट के अंदर हलफनामा देने के लिए कहा गया। अब तक उपराज्यपाल का पद इतना गरिमामय हुआ करता था कि कोर्टों के अंदर उनको इम्यूनिटी होती थी। मुझे लगता है विनय सक्सेना जी ने अपने कर्मों के चलते, हर चीज में हस्तक्षेप के चलते, गैर कानूनी डायरेक्शंस के चलते, न सिर्फ अपना बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पद की गरिमा को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और कोर्ट ने बार बार कहा कि अब आप फुल डिस्क्लोजर करिए, पूरी सच्चाई बताइए। ये कहना ही कोर्ट का कि अब आप पूरी सच्चाई बताइए, ये बहुत शर्मसार करने वाला है, क्योंकि मैं करीब 2 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूं और पूछ रहा हूं कि एलजी साहब आप चुप क्यों हो। एलजी साहब जो रोज प्रेस वार्ता, माफ कीजिएगा, प्रेस रिलीज देते हैं, वो इस चीज पे इतना चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बता रहे थे कि 3 फरवरी को वो गए? क्यों उनकी तरफ से इस बात को छुपाया गया? क्यों कोर्ट को बार बार सवाल करके इस बात को स्थापित करना पड़ा कि 3 फरवरी को एलजी साहब उसी जगह गए थे जहां पे पेड़ कटने थे? एलजी साहब के विषय में डीडीए की ईमेल कहती है कि एलजी साहब के निर्देशों पर वो पेड़ काटे गए और बिना सुप्रीम कोर्ट की, बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के काटे गए। आज दिल्ली के अंदर ग्रैप वन लगा हुआ है, इतना पोल्यूशन है और एलजी साहब दिल्ली के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं, जंगलों के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं।
ये बहुत गलत काम है। कोर्ट ने भी क्या किया गया, जैसे कोई किसी अधिकारी पे इस मामले में एक्शन नहीं लिया जाए, उसकी भी जानकारी? देखिए, मैं करीब 10 सालों से सरकार के काम देख रहा हूं। क्या यह संभव है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इतनी हैसियत है कि वो दिल्ली के जंगल में 1100 पेड़ कटवा दे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई आदमी आए भी नहीं, पुलिस का कोई आदमी देखे ही नहीं। 1100 पेड़ों की लकड़ी कटी और ट्रकों में भर भर के गई, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला, ना पुलिस को पता चला। क्या एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इतनी हैसियत होती है? यही सवाल कोर्ट ने भी किया। ये मामला एक बड़े पद पे बैठे हुए आदमी के निर्देश पे हुआ, तभी पुलिस भी चुप रही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चुप रहा और अफसर आखिरी तक चुप रहे। इसकी सच्चाई तभी निकलेगी जब आप ये तय करेंगे कि कौन वो उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने करवाया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और जेई को और एई को सस्पेंड करना या उन पे मुकदमा करना, ये तो आपका जो है बहुत हल्कापन दिखाता है। तो दिखाता है कि आप एक बेहद कमजोर आदमी हैं। छोटे छोटे लोगों को आप बलि का बकरा अगर आप बनाएंगे तो आप तो बहुत कमजोर आदमी हैं। अगर हिम्मत है और आपने निर्देश दिए तो आइए, खुले में आइए और बताइए मैंने निर्देश दिए, और अपने निर्देश के कारण जो आपको भोगना पड़े वो आप भोगिए। अधिकारियों को जो है बलि का बकरा ना बनाए। साथियों, इस वर्ष अभिधम्म दिवस के आयोजन के एक साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी जुड़ी है। भगवान बुद्ध के अभिधम्म, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं, जिस पाली भाषा में ये विरासत विश्व को मिली है, इसी महीने भारत सरकार ने उसे क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। और इसलिए आज ये अवसर और भी खास हो जाता है। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। आप सभी जानते हैं, अभिधम्म धम्म के निहित है। धम्म को, उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं, और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। घटना हुई है, घटना को लेकर क्या अपडेट है और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले में किया? देखिए, मशरक में जो सीवान के बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर जो राहिमीपुर है, वहां पर ऐसी घटना सामने आई जिसमें 5 लोगों की अब तक जो है ये संदेहास्पद पेय पदार्थ पीने की वजह से मृत्यु की बात आ रही। इसको लेकर के वहां पर जो महाल चौकीदार है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। वहां के जो बीट पुलिस पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करके लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही जो थानाध्यक्ष हैं और वहां के एलटीएफ प्रभारी हैं, उन दोनों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई संभव होगी। इसके साथ एसआईटी का गठन किया गया है, जो एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में लगातार छापामारी हो रही है। मैं बता दूं कि पिछले 24 घंटे में हमने 250 छापामारी करी, जिसमें करीब 1650 लीटर शराब जो है पूरे जिले में बरामद की गई है। इसके अलावा 13,500 लीटर से ऊपर पाश, जो कि घोल होता है, उसको भी नष्ट किया गया है और इसमें 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो हमारा ये महासमकालीन अभियान लगातार जारी है। उनके क्षेत्रों में जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही थी, उस पर जो है लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस और उत्पाद विभाग के साथ मिलकर के इस पे निगरानी की जा रही है। इसमें और अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है
मशरक थाना में, जिसमें कि 8 नामजद अभियुक्त हैं और इसमें जो है अन्य अज्ञात अभियुक्त हैं, जिसमें से 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो उस एरिया में शराब की सप्लाई करते थे, जिसकी पुष्टि जो है मृतक और उनके परिजनों ने करी है। उसकी गिरफ्तारी हमने करी है। इसमें हमारी टीम लगातार छापामारी कर रही है। इसमें जो मुख्य सरगना बताए गए हैं उन लोगों को भी बहुत जल्दी हम लोग पकड़ लेंगे। आप सब लोग जिस सवाल को पूछ रहे हैं एक बड़ा मुद्दा है। हम कह सकते हैं कि जो शराबबंदी जो है केवल कागजों पर है और जहरीली शराब से लगभग 30 से ज्यादा लोग जो है उनकी मृत्यु हुई है और कई दर्जनों भर लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खोई है। इतनी बड़ी घटना हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब तक कोई भी संवेदना प्रकट जो है पीड़ितों के लिए अब तक नहीं किया है और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। बिहार में कहा जाता है कि शराब बंदी है, लेकिन हर जगह शराब जो है उपलब्ध है। ये सत्ता में बैठे लोग, माफिया, अधिकारी, ये सब कंट्रोल कर रहे हैं। बिहार में जिस प्रकार से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, शराब उपलब्ध हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से फेल है और सत्ता संरक्षण अपराध जो है ये किया जा रहा है। लोग मरे नहीं हैं बल्कि हम कह सकते हैं उनकी हत्या की गई है। और जिस प्रकार से कोई भी पदाधिकारी या बड़ा अधिकारी किसी पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसमें सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार का ये शराबबंदी चल रहा है, ये क्या खेल चल रहा है। गरीब जो है वो मारे जा रहे हैं, गरीबों पर मुकदमा होता है, लेकिन शराब जो सप्लाई होता है जहां से आता है उन लोगों को छुआ तक नहीं जाता है। और जिनके संरक्षण में शराब आ रहा है, कई जगह तो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता जो है पकड़े गए कि किस प्रकार से ये लोग जो है शराब की ब्लैक में स्मगलिंग कराते हैं और बिकवाने का काम कराते हैं, होम डिलीवरी कराते हैं। लेकिन अभी दुख की बात है कि हमारे बिहार के लोग, गरीब लोग मरने जा रहे हैं और सरकार जो है अफसोस तक भी नहीं करती। शराब आ रहा है, बन रहा है, तभी तो ये घटनाएं हो रही है। अगर शराब आता नहीं, शराब बनाए नहीं जाते, नकली शराब, देसी शराब, तो ये घटना नहीं होती। और आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से, आप सब पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं इस चीजों को कि बड़ा इजीली जो है शराब उपलब्ध यहाँ बिहार में कहीं भी उपलब्ध हो जाता है। जब आपको, हम लोगों को पता है उपलब्ध होता है, तो क्या थानों में पुलिस को नहीं पता है कि कहाँ से कैसे उपलब्ध हो रहा है? सब कुछ पता है। केवल ये खेल जो है भ्रष्टाचार का है, केवल पैसों का खेल चल रहा है और लोग जो है मारे जा रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद घटना है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और मुख्यमंत्री जो है अब तक जो है खामोश है। मामला था, कोर्ट ने उस पर काफी कड़ा रुख अख्तियार किया, सेपरेट एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा उपराज्यपाल से। देखिए, जस्टिस ओका की कोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल से बहुत तीखे सवाल पूछ रही थी और डीडीए ने एक षड्यंत्र के तहत कोशिश की कि उस कोर्ट से उस मामले को हटाया जाए और वो षड्यंत्र में कामयाब भी हो गए। अब ये मामला दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब की बेंच सुन रही है। चंद्रचूड़ साहब ने भी एलजी साहब से बहुत कठिन सवाल पूछे हैं और भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि उपराज्यपाल को
कोर्ट के अंदर हलफनामा देने के लिए कहा गया। अब तक उपराज्यपाल का पद इतना गरिमामय हुआ करता था कि कोर्टों के अंदर उनको इम्यूनिटी होती थी। मुझे लगता है विनय सक्सेना जी ने अपने कर्मों के चलते, हर चीज में हस्तक्षेप के चलते, गैर कानूनी डायरेक्शंस के चलते न सिर्फ अपना बल्कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पद की गरिमा को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और कोर्ट ने बार बार कहा कि अब आप फुल डिस्क्लोजर करिए, पूरी सच्चाई बताइए। ये कहना ही कोर्ट का कि अब आप पूरी सच्चाई बताइए, ये बहुत शर्मसार करने वाला है। क्योंकि मैं करीब 2 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा हूं और पूछ रहा हूं कि एलजी साहब आप चुप क्यों हो। एलजी साहब जो रोज प्रेस वार्ता, माफ कीजिएगा, प्रेस रिलीज देते हैं, वो इस चीज पे इतना चुप क्यों है? वो क्यों नहीं बता रहे थे कि 3 फरवरी को वो गए? क्यों उनकी तरफ से इस बात को छुपाया गया? क्यों कोर्ट को बार बार सवाल करके इस बात को स्थापित करना पड़ा कि 3 फरवरी को एलजी साहब उसी जगह गए थे जहां पे पेड़ कटने थे? एलजी साहब के विषय में डीडीए की ईमेल कहती है कि एलजी साहब के निर्देशों पर वो पेड़ काटे गए और बिना सुप्रीम कोर्ट की, बिना दिल्ली सरकार की अनुमति के काटे गए। आज दिल्ली के अंदर ग्रैप वन लगा हुआ है, इतना पोल्यूशन है, और एलजी साहब दिल्ली के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं, जंगलों के अंदर पेड़ कटवा रहे हैं। ये बहुत गलत काम है। कोर्ट ने भी क्या किया गया, जैसे कोई किसी अधिकारी पे इस मामले में एक्शन नहीं लिया जाए, उसकी भी जानकारी? देखिए, मैं करीब 10 सालों से सरकार के काम देख रहा हूं। क्या यह संभव है एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इतनी हैसियत है कि वो दिल्ली के जंगल में 1100 पेड़ कटवा दे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई आदमी आए भी नहीं, पुलिस का कोई आदमी देखे ही नहीं? 1100 पेड़ों की लकड़ी कटी और ट्रकों में भर भर के गई, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला, ना पुलिस को पता चला। क्या एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इतनी हैसियत होती है? यही सवाल कोर्ट ने भी किया। ये मामला एक बड़े पद पे बैठे हुए आदमी के निर्देश पे हुआ, तभी पुलिस भी चुप रही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी चुप रहा और अफसर आखिरी तक चुप रहे। इसकी सच्चाई तभी निकलेगी जब आप ये तय करेंगे कि कौन वो उच्च अधिकारी हैं जिन्होंने करवाया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और जेई को और एई को सस्पेंड करना या उन पे मुकदमा करना, ये तो आपका जो है बहुत हल्कापन दिखाता है। तो दिखाता है कि आप एक बेहद कमजोर आदमी हैं। छोटे छोटे लोगों को आप बलि का बकरा अगर आप बनाएंगे तो आप तो बहुत कमजोर आदमी हैं। अगर हिम्मत है और आपने निर्देश दिए तो आइए, खुले में आइए और बताइए मैंने निर्देश दिए, और अपने निर्देश के कारण जो आपको भोगना पड़े वो आप भोगिए। अधिकारियों को जो है बलि का बकरा ना बनाए।